हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी प्रोजेक्टाइल में टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है। अभी प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये वाला टॉपिक चल रहा है। ये अभी का क्लास जेईई स्पेशल। अब इंक्लाइंड प्लेन आपकी जिंदगी में बार बार आएगी, और हमने पहले भी कह रखा है कि जब भी आपको परेशान करने का मन करे फिजिक्स को तो इंक्लाइंड प्लेन डाल देगा। और अभी तो कम, जब हम लोग अगला टॉपिक एनएलएम करेंगे तो उसमें काफी सवाल जो टफ होते हैं वो इंक्लाइंड प्लेन बेस होते हैं। टफ नहीं मतलब क्वेश्चन ट्विस्टेड होता है, वो इंक्लाइंड प्लेन बेस्ड होता है। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब समझ लो बस। आपने जैसे मान लो अगर आपके पास रोड ऐसा है, ये सिंपल नॉर्मल रोड हो गया जिसमें कोई स्लोप नहीं है, कोई ढलान नहीं है। अगर इस रोड पे आपको चलना हो तो एक्सेलेटर का यूज करना पड़ेगा। और मान लो आप चले गए दार्जिलिंग, लोकल बगल में है, स्लो वाला रोड तो दार्जिलिंग में बढ़िया मिल जाता है ना, मिनिमम डिस्टेंस पे। चले गए दार्जिलिंग, सब लोग गए होंगे, वहां पे आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ ऐसे रोड होते हैं जिसपे आपको गाड़ी को ऐसे ले जानी होती है या कभी कभी ऐसे जाना होता है। तो ये जो सिचुएशन बनता है इसको हम लोग कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। आई बात समझ में? इंक्लाइंड प्लेन का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी सरफेस हॉरिजॉन्टल लाइन समझ रहे हैं, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस जिसको आप हॉरिजॉन्टल भी कंसीडर कर सकते हैं, और ये है हमारा वाई एक्सिस जिसको हम लोग वर्टिकल कंसीडर करते हैं। तो अगर मान लो जब कोई भी सरफेस हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ एंगल पे होगा तो ये सिस्टम बनता है इंक्लाइंड प्लेन। प्लेन ये क्या है? एक प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे इंक्लाइन है। क्लियर है? इंक्लाइंड प्लेन का मतलब समझ में आए कि स्लोप वाली चीजें, ढलान वाली चीजें नहीं। जैसे रोड भी, जैसे कि मान लो कोई पुल होता है तो पुल पे गाड़ी ऐसे चढ़ती है फिर ऐसे उतरती है, तो ये भी क्या होगा? हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे आपने गाड़ी को चलाई है, इंक्लाइंड प्लेन वहां भी बनता है। अगर मान लो आपने हॉरिजॉन्टल से नीचे कुछ एंगल बनाया है, वहां भी इंक्लाइंड प्लेन हुआ। क्लियर? तो इंक्लाइंड प्लेन की खास बात क्या होती है कि ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे होता है, और ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 30, 50, 20, 40, 90 भी। ऐसा रोड बना है क्या? पता नहीं, हो सकता हो, जो भी हो, तो कुछ भी एंगल होगा। क्लियर? हमारा जो ये प्रोजेक्टाइल है, अभी देखो प्रोजेक्टाइल होता क्या है नॉर्मल समझो। जैसे मान लो जब आप किसी गेंद को, देखो जैसे मान लो आपके पास एक बॉल है, इस बॉल को आप दो तरीके से फेंक सकते हो। एक मान लो, जैसे मान लो यहां पे ऐसे आपने गेंद को फेंका, सीधा 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 आपने गेंद को फेंका, ठीक है? तो जब सीधा सीधा गेंद फेंकोगे तो गेंद सीधा सीधा ही जाएगा। चलो ऐसे नहीं तो मान लो लुढ़का दिया आपने ग्राउंड पे सीधा, तो वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो क्या वो थोड़ा सा, अब बोलोगे सर गेंद को फेंकेंगे थोड़ा टप्पा खाते 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 ऊपर जाता है। मान लेते हैं गेंद में टप्पा नहीं खाया तो गेंद सीधा लुढ़केगा। उस वक्त गेंद का मोशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, और वो होगा एक्स के अलोंग या हॉरिजॉन्टल के अलोंग। इसको कहते हैं 1D डायरेक्शन या 1 डायमेंशनल डायरेक्शन। ठीक है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ में एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता है, इसको कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? जो कि हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के फर्स्ट पार्ट में कर रखा है। इसका डायरेक्शन 1 में हुआ तो ये हुआ 1D मोशन। इसको कहते हैं हम लोग 1D मोशन, 1 डायमेंशनल यानी मोशन स्ट्रेट लाइन। एक तो ऐसा हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि मान लो आपके पास गेंद है और इस गेंद को आपने ऊपर फेंका, एकदम सीधा सीधा ऐसे वाला गेंद को आपने ऊपर फेंका। तो जब गेंद को ऊपर फेंकोगे तो ये या तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर उसी डायरेक्शन में नीचे वापस लौट आएगा। तो इस केस में क्या हुआ कि गेंद सिर्फ ऊपर या नीचे आ रहा है, इसका डायरेक्शन क्या है? एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, वर्टिकल। इसको कहते हैं वर्टिकल, ये वर्टिकल मोशन हो गया। क्लियर है? यहां भी मोशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं 1D मोशन। ठीक है? 1 डायमेंशनल मोशन। ये मोशन होगा हॉरिजॉन्टल, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन कहते हैं, जो कि हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ रखा है कंप्लीट। और वर्टिकल मोशन के अलग से मोशन अंडर ग्रेविटी, इस पे हमने भी अलग से टॉपिक बना के लेक्चर डाल रखे हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग इस मोशन को पढ़ते हैं।
मोशन स्ट्रेट लाइन में ये वाला मोशन पढ़ा जाता है, और मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग वर्टिकल मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी अलग से टॉपिक है, ये करवाया जाएगा आपको। इन दोनों केस में आपने क्या ऑब्जर्व किया? इन दोनों केस में हमने ये ऑब्जर्व करी कि पार्टिकल या तो एक्स में जा रहा है या तो सिर्फ वाई में जा रहा है। ऐसा मोशन बिल्कुल नहीं है कि पार्टिकल थोड़ा एक्स में भी गया और थोड़ा वाई में भी गया। ठीक है, इस केस में ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ कि इस केस में पार्टिकल थोड़ा सा भी वाई में गया है क्या? नहीं। इस केस में पार्टिकल थोड़ा सा भी एक्स में गया है क्या? नहीं। तो 1D मोशन हो गया, 1 डायमेंशनल मोशन हुआ, मोशन स्ट्रेट लाइन हो गया। अब क्या होता है कि एक अलग टाइप के मोशन आपकी जिंदगी में आएगा, और उस मोशन का नाम होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हम लोग कहते हैं 2D मोशन या मोशन इन अ प्लेन। अब वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है उसको समझो। जैसे मान लो आपका मन किया कि आपने इस गेंद को ना ऐसे फेंका ना ऐसे फेंका, आपने इस गेंद को ऐसे फेंका। अब तुम ही बताओ, इस गेंद को फेंका होगा ना आपने? कभी फेंका होगा ना? आई लो ऐसा कुछ, या ऐसे लो, ऐसा फेंका होगा कभी आपने? तो जब आप गेंद को ऐसे फेंकोगे तो आपको क्या लगता है, गेंद ऐसे ही जाएगा? नहीं, गेंद ऐसे जाएगा। आई बात समझ में? गेंद का मोशन ऐसा होगा। समझ पा रहे बात को? तो आपने क्या देखा कि गेंद कुछ आगे भी गया और कुछ ऊपर भी गया। देखो, गेंद कुछ एक्स में भी गया है और गेंद कुछ वाई में भी गया है। तो इस तरह से गेंद का मोशन कौन सा हो गया? गेंद का 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। एक ही टाइम में बॉल ने, ऑब्जेक्ट ने 2 डायरेक्शन में मोशन करी, कुछ एक्स में भी गया वो और कुछ वाई में भी गया। जब भी ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट 2 डायरेक्शन में मोशन करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? 2D मोशन है। ये वाला मोशन क्या कहलाएगा? गेंद का 2D मोशन कहलाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। क्यों? 2 डायमेंशनल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट एक्स में भी गया, एक डायमेंशन में भी गया, दूसरे डायमेंशन में भी गया है, 2D मोशन। और इसी 2D मोशन को हम लोग कहते हैं मोशन इन अ प्लेन। समझो, मोशन इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि प्लेन पे चढ़ गए और मोशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मोशन ऑन अ प्लेन नहीं है, मोशन इन अ प्लेन है। वो ऑन अ प्लेन, ऑन अ प्लेन ना, जब प्लेन पे चढ़ के मोशन करोगे तो मोशन ऑन अ प्लेन या इन दी प्लेन। ये मोशन है इन अ प्लेन। प्लेन मतलब सरफेस। सरफेस मतलब क्या होता है? जिसमें 2 डायमेंशन होता है। जैसे कॉपी आपका प्लेन है क्योंकि उसमें आप एक्स और वाई भी बना सकते हैं। जैसे ये बोर्ड भी आपका एक प्लेन है, इसमें एक्स और वाई आप बना सकते हैं। तो ये प्लेन हुआ और इस प्लेन में मोशन हुआ है। समझेंगे कैसे? 2 डायमेंशनल मोशन मोशन इन अ प्लेन कहलाएगा, क्योंकि प्लेन बनता है 2 डायमेंशन से, स्पेस बनता है 3 डायमेंशन से। ठीक है, मोशन इन अ स्पेस आपके सिलेबस में नहीं है, पढ़ेंगे नहीं। हाँ, टाइम बचा तो थोड़ा बहुत कुछ बता देंगे, अगर समय बचा तो। ये कुछ वेलोसिटी है। और अब तुम देखो कि ये जो वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे है ना, मान लो थीटा। आई बात समझ में? हाँ, और इसी मोशन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है 2D मोशन या मोशन इन अ प्लेन, या इसी को हम लोग दूसरे नाम से कहते हैं। जब मोशन इस तरह का होगा, जब मोशन इस तरह का होगा, पाथ इसका कर्व होगा, ऑब्जेक्ट बॉल के जाने का पाथ कुछ कर्व हुआ ना, तो ये वाला जो 2D मोशन है या ये वाला जो मोशन इन अ प्लेन है, इसी को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन कहने के कारण क्या है? कारण ये है कि इसका पाथ, ये जो पाथ है, इस पाथ का नाम है पाराबोला। ये मैथमेटिकल टर्म है, पाराबोलिक। या क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक वगैरह अगर आपने पढ़ा होगा तो वो गर्व आया होगा, x = y² टाइप में कुछ, जिसका ग्राफ कर्व होता था, पाराबोलिक होता था। तो ये ग्राफ, इसका ये पाथ जो होता है पाराबोला होता है। अब ये पाराबोला कैसे बनता है वो हम बता के आपको बनाएंगे, मतलब बता के बनाएंगे, नहीं बना के दिखाएंगे, बना के बताएंगे कि पाथ इसका पाराबोला क्यों होता है। अगर पाथ पाराबोलिक होगा तो मोशन प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। कई बात समझ में? ऐसा पाथ क्यों फॉलो करता है? एक तो कॉमन सेंस की बात है, भाई गेंद को फेंकोगे तो ऐसे ही गिरेगा। दूसरी चीज है कि गेंद, हर ग्राफ का इक्वेशन होता है। कोई भी ग्राफ जब हम लोग प्लेन में या कॉपी में प्लॉट करते हैं तो उसका एक इक्वेशन होता है, और ये अगर तुम इसको ग्राफ की तरह से ट्रीट करो, पाराबोलिक ग्राफ की तरह से ट्रीट करो, तो इसके भी कुछ इक्वेशन बनेंगे, और वो इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में होता है। और इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना, देखो जब इसका तुम ग्राफ प्लॉट करोगे, बचपन में आपने सीखा होगा ये वाला तरीका ग्राफ प्लॉट करने का, याद है? क्लास 10th में x लिखते थे, y लिखते थे,
देखो अगर x का वैल्यू 0 पुट करोगे y का वैल्यू 0 आएगा, या चलो y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 9। अब घर पे जाके इसको प्लॉट करना और ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, कर्व टाइप का आएगा, बिल्कुल आएगा, 0 पे 0, 1 पे 1 और 2 पे 4, 3 पे 9, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, ग्राफ कर्व लाइन होगा। तो इसका जब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, और इसके इक्वेशन का नाम होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जो हमसे पूछा जाता है, हमें फाइंड भी करना होता है। तो जब आप इक्वेशन बनाओगे ना, इक्वेशन में ये पावर 2 वाला टर्म इंक्लूड रहता है, इसी वजह से इसका ग्राफ पैराबोलिक हो जाता है और मोशन प्रोजेक्टाइल हो जाता है। क्लियर है? अब यही प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो ये प्रोजेक्टाइल अभी तो ग्राउंड, ये इसको कहते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। मतलब आप भी ग्राउंड पे हैं और आपने जिसको गेंद दिया है, कैच लेने वाला भी ग्राउंड पे है। लेकिन अभी जो हम लोग प्रोजेक्टाइल करने वाले हैं, वो प्रोजेक्टाइल इन अ प्लेन करने वाले हैं, मतलब इंक्लाइंड प्लेन पे। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेन पे चढ़ेंगे और उस प्लेन पे प्रोजेक्टाइल करवाएंगे, जो हम लोग अभी कर रहे हैं, टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? हाँ, इसमें कुछ टर्म्स इंक्लूड होता है जो हम बार बार यूज करेंगे। वो टर्म्स देख लो क्या हम बोलने वाले हैं, उस टर्म का जनरल मीनिंग समझ लो बस 2 मिनट में, ताकि हम बोल पाए। तो आप लोग क्लास को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम बच्चे ये सोच के आए कि आज तो पहली क्लास है, पुराना टॉपिक चल रहा है, समझ में तो कुछ आने वाला है नहीं, ऐसे बस जाते हैं, देखते हैं होता क्या है। मेरा कोशिश ये रहेगा कि अगर आप आज क्लास आए हैं तो आज के क्लास में जो चीजें हो रही है उसे पकड़ पाए, इसलिए थोड़ा सा पृष्ठभूमि बना देते हैं कि वो क्या रहा है उसको पकड़ पाए। देखो ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, ठीक है? अब क्या होता है कि मान लो आपको तो अगर प्रोजेक्टाइल करना है तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी ना। ऐसा थोड़े कि गेंद को हाथ में रखोगे और बोलोगे चले जाओ, नहीं होगा, वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो हमने कुछ वेलोसिटी दी, और वेलोसिटी अगर आपको प्रोजेक्टाइल बनाना है तो गेंद को कुछ हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे फेंकना पड़ेगा, तभी तो प्रोजेक्टाइल बनेगा। तो मान लो एंगल से आपने थीटा एंगल से फेंका, ठीक है? अब क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल ये पार्टिकल यहां से चला और यहां पहुंच गया, ठीक है? तो यहां से यहां तक पहुंचने में इन्होंने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करी है। मैक्सिमम इसके आगे गया क्या? नहीं ना, मैक्सिमम ये यहीं तक जा पाएगा। तो ये जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल यानी एक्स के अलाउंग, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये जितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसे प्यारे बच्चों हम लोग रेंज के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? रेंज कहेंगे। क्लियर है? रेंज क्या होता है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉडी, रेंज। और यहां से यहां तक आने में कुछ ना कुछ समय लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आएगा तो कुछ ना कुछ समय लगेगा ना। तो रेंज तक, यहां तक आने में जितना समय लगेगा, इस समय को टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है, फ्लाइट मतलब क्या होता है? उड़ने वाली बात है। तो ये ऑब्जेक्ट जितनी देर हवा में रहेगा, आप देखो ऑब्जेक्ट को आपने फेंका, टाइम स्टार्ट हो गया, और ये जाते 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 यहां तक पहुंचा, तब तक ये हवा में था। और जब तक जहाज हवा में होती है तभी तक तो फ्लाइट चल रहा होता है ना। आई बात समझ में? तो वहीं से टर्म फ्लाइट मतलब हुआ ये हवा में। ऑब्जेक्ट जितने टाइम हवा में होगी वो टाइम क्या कहलाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? 2 टर्म समझ गए, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का जनरल मीनिंग समझ में आया। फॉर्मूला कुछ नहीं याद रखना है, नहीं पूछेंगे और ना बताएंगे आपको, जनरल मीनिंग बता रहे, क्योंकि अभी हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे, रेंज कैलकुलेट करेंगे। तो ये सब टर्म कम से कम पता होना चाहिए ना कि ये आखिर होता क्या है, वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रेंज समझ पाए, टाइम ऑफ फ्लाइट समझ पाए। अब एक बात तुम बताओ कि जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया, मान लो 100 मीटर, मैक्सिमम 100 मीटर जाएगा, तो इसका रेंज 100 मीटर हो गया। अब अगर तुमसे ये पूछा जाए कि बाबू ये बताओ कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर कितना गया, ज्यादा से ज्यादा ऊपर कितना गया, तो है यहां तक ज्यादा से ज्यादा ऊपर गया है। बोलो, यहां तक ज्यादा से ज्यादा ऊपर गया है। इसके बाद ऊपर जाना स्टार्ट है क्या? नहीं, इसके बाद नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है। अब देखो यहां से ऑब्जेक्ट चला और यहां वाली टेंडेंसी ऊपर जाने की है, यहां वाली टेंडेंसी ऊपर जाने की है, यहां वाली टेंडेंसी ऊपर जाने की है, और यहां तक जब तक ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंचेगा तब तक इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने तक की होगी। और ये जब मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा तो
तो ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी वाई में ये अधिकतम दूरी ऊंचाई तय करी है, ऊंचाई मतलब मैक्सिमम हाइट तय करी है। तो ये जितना वाई में ज्यादा से ज्यादा ऊपर जा पाएगा उसे कहते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट। क्या कहते हैं? एच मैक्स, मतलब ऊपर ये कितना ज्यादा से ज्यादा जा पाया, क्योंकि इसके बाद तो ये ऊपर अब नहीं जा रहा है, अब तो नीचे गिर रहा है ना, ऊपर वाई में तो इतना ही जा पाया ये, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? मैक्सिमम हाइट कहते हैं। मैक्सिमम हाइट का मतलब समझ में आया कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। वर्टिकल मतलब ऊपर वाला डिस्टेंस, नहीं, ऊंचाई वो ज्यादा से ज्यादा जितना जा पाया उसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम हाइट। क्लियर है? अब दो टर्म और है, समझो। एक टर्म ये है, यहां से यहां तक जाने वाली जो टेंडेंसी है, ऊपर जाने की टेंडेंसी है, आई बात समझ में? ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां पे भी ये सोच रहा है कि भाई हम ऊपर जा रहे हैं, तो यहां से यहां तक जाने में कुछ ना कुछ समय तो लगेगा। मैक्सिमम दूरी ऊपर में ट्रेवल करने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, इसको कहते हैं ऊपर जाने में लगा समय। नहीं, इसको क्या कहते हैं? ऊपर जाने में लगा समय। ऊपर मतलब मैक्सिमम जितना ऊपर आपको जाना है, ज्यादा ऊपर कितना जा सकते हैं? स्वर्ग। तो भाई स्वर्ग जाने का सबका समय होता है ना, किसी का 100 साल, किसी का 200 साल, किसी का 500 साल। नहीं, चलो कोई बात नहीं, 70 चलेगा। 70 में खुश है ना आप लोग? 70 में, अरे 70 साल में तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, 70 साल तक कुछ तुमसे हो ही नहीं पाएगा। 70 साल तो बस ऐसे बीत जाती है, लास्ट में 15, मुश्किल से 5 या 10 साल तुम्हें खुद के लिए मिलता है, जब तुम बूढ़े हो जाओगे और बेड पे पड़े पड़े रहोगे। वो जो 5-10 साल मरने वाला टाइम होता है ना, वो टाइम तुम्हारा खुद का है बस, क्योंकि उस वक्त तुम कंप्लीट बेरोजगार होते हो, सिवाय पंखा, दीवार, घड़ी देखने के अलावा और तुम्हारे पास कोई समय नहीं होता है। वो टाइम तुम्हारा खुद का है। 70 साल तक तुम तो औरों के लिए जीते हो, अपने पड़ोसी के लिए, अपने रिलेटिव के लिए नहीं। तो सबका ऊपर जाने का अपना अपना समय होता है, और ये ऊपर जाने का जो समय होता है उसे टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। एसेंट मतलब होता है ऊपर जाना प्रोजेक्टाइल में। तो ये वाला यहाँ ये जो रीजन का टाइम होगा ना सर, इसे हम लोग टाइम ऑफ एसेंट कहेंगे। और ये होता है गिरने वाला टाइम, वो भी सबका आता है कभी न कभी, कौन कितने समय में कितना गिर सकता है। तो ये गिरने का टाइम है, इसे गिरने वाला टर्म मतलब होता है डिसेंट। डिसेंट मतलब फॉल करना, गिरना। इसे ये वाला टाइम क्या कहलाता है? टाइम ऑफ डिसेंट कहलाता है। क्लियर है? तो ये सब कुछ टर्म्स होगा, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अगर तुमसे ये पूछा जाए कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर तुम सोचो तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट मिलकर टाइम ऑफ फ्लाइट बनाएगा। तो कभी कभी ये वाली भी टेक्निक यूज की जाती है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए कि भाई टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। और कभी कभी क्या होता है कि जितना टाइम तुम्हें ऊपर उठने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे गिरने में लगेगा। ये हमेशा सत्य नहीं है, लेकिन हाँ, ग्राउंड टू ग्राउंड वाली प्रोजेक्टाइल में जितना टाइम आपको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। इसीलिए आप 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट कर दोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, या 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट कर दोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में। क्लियर है? और ये कर्व का एक इक्वेशन बनता है, और इस इक्वेशन को अगर तुम देखना चाहो, कौन बताएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाला फॉर्मूला? गलत हुआ तो पक्का इस बार मार देंगे गला टिप के। चलो, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, नहीं बनाएंगे, नहीं हमको वाला नहीं चाहिए हमको। हाँ, हमको जनरल वाला, रेंज के टर्म में तो हमको भी याद है। ए बाय 2 नहीं भाई, जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर ना कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनता है इस कर्व का इक्वेशन। ये है, इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और हमने कहा था कि ये इक्वेशन अगर देखना चाहो तो तुम्हें देखो एक्स स्क्वायर का फैक्टर मिल रहा है, इसलिए इसका पाथ कर्व होना जरूरी है। देखो, अगर इस इक्वेशन में वैल्यू एक्स और वाई का पुट करोगे ना, वो टेबल वाला फॉर्म, जी कांस्टेंट है, थीटा बीटा दे रखा होगा आपको, तो आप जब वो टेबल बनाओगे ना और उस टेबल में जब आप डाटा को प्लॉट करोगे, ऐसा ग्राफ बनेगा। इसीलिए इसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं। आई बात समझ में? देखो, ज्यादा समय में अभी तक जितना पढ़ाई सब पढ़ा दिए, इतना ही पढ़ाए अभी तक। मतलब ये सब अब इनका फॉर्मूला वगैरह हुआ था, डिस्कस इतनी ही हुई थी। क्लियर है?
तो प्रोजेक्टाइल का बेसिक चीजें क्लियर हो गई कि अब प्रोजेक्टाइल में हम लोग करते क्या क्या है। अब यही प्रोजेक्टाइल हम लोग अब क्या करेंगे, अभी तो हम लोगों ने क्या किया था, ग्राउंड टू ग्राउंड पे हुआ, ये वाला जो डिस्कशन हुआ था ये ग्राउंड टू ग्राउंड हुआ था। अब यही काम हम लोग करेंगे, प्लेन पे चले जाएंगे, मतलब ये ढलान पे चढ़ के बॉल को फेंकेंगे, यही करेंगे। दो काम करना है इसमें। एक क्या करना है, जैसे हमने कल भी बताया था कि वो टीना वाला छत्ती वाला जो मकान होता है उसको अगर तुम देखो तो तुम्हें इंक्लाइंड प्लेन का सबसे बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए, टीना वाला मकान छत्ती होता है ना, ऐसा कुछ होता है, मतलब ये घर वर हुआ तुम्हारा जो भी, हमें तो इससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है। तो ये देखो ये ढलान बन रहा है, क्या कुछ एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब इसमें दो मोशन हमें करने हैं प्रोजेक्टाइल। हमें क्या करना है कि यहां पे हम खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और यहां पे आपका मित्र है टॉप पे, और अभी है हमारी बारी गेंद फेंकने की, मतलब कैच कैच खेलना है यहां जाके बस। तो अब क्या करेंगे, हम गेंद फेंकेंगे अपने मित्र को, गेंद ऐसा जाएगा, इसको कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन में अप दी प्लेन। गेंद किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, प्लेन के ऊपर जा रहा है, इस केस को अप दी प्लेन कहते हैं। आई बात समझ में। जब आप अपने मित्र को गेंद फेंकोगे, देखो मोशन कर्व हो रहा है तो प्रोजेक्टाइल होगा ही। बोलोगे सर काहे ऐसे करें, ऐसे ऐसे फेंकते हैं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं फेंकना है, ऐसे वाला मोशन करवाना है, प्रोजेक्टाइल करवाना है ना, तो ऐसे ऐसे कैच कैच खेलना है, ठीक। तो इसे कहते हैं अप दी प्लेन, प्लेन के, क्योंकि गेंद प्लेन के ऊपर गया है। अप दी प्लेन का मतलब समझ में आया। और जब आपका मित्र आपको गेंद देगा तो गेंद ऐसे आएगी ना, इसे कहते हैं डाउन दी प्लेन। तो तुम ये बताओ, जब तुम्हें अपने मित्र को गेंद देना था अप दी प्लेन, तो बताओ वेलोसिटी आपने क्या करी, ऐसे फेंकी होगी ना, ऐसे फेंकी होगी ना। और जब आपका मित्र आपको गेंद दे रहा होगा तो इसने गेंद कैसे फेंका होगा, ऐसे ना भाई, ऐसे फेंका होगा। आई बात समझ में। तो डाउन दी प्लेन में वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाता है, और अप दी प्लेन में वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाता है। अप दी प्लेन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, डाउन दी प्लेन डिस्कस करना बाकी है। क्लियर है। अप दी प्लेन वाला केस समझ में आया कि अप दी प्लेन में हम लोग प्रोजेक्टाइल प्लेन पे चढ़ के करेंगे, और कुछ नई बातें नहीं है। प्रोजेक्टाइल अब वही सारा प्रोजेक्टाइल होगा कहां पे, प्लेन पे चढ़ के, वही गेंद फेंकेंगे, वही टाइम ऑफ फ्लाइट, वही रेंज, वही टाइम ऑफ एसेंट, या वही वर्टिकल डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करने वाले हम लोग। क्लियर है। हाँ चलो तो हमने जितना काम कर रखा है उसके आगे कंटिन्यू करते हैं बाबू। मैंने बताया क्या कि जिनका पहला क्लास है उनको नुकसान ना हो, इसीलिए थोड़ा सा समय आप लोगों का बर्बाद किए, है ना। मान लो जो नए बच्चे हैं वो 1.5 घंटा बर्बाद करने आए हैं, क्या तुम लोग उसके लिए आधा घंटा अपना बर्बाद नहीं कर सकते। आ जाओ, कोई बात नहीं। ये हमारा प्लेन है, और यहां पे हमने करा है प्रोजेक्टाइल। ये प्रोजेक्टाइल अप दी प्लेन है, अप दी प्लेन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, अप दी इंक्लाइंड प्लेन। और जिन्हें लगे कि दोबारा कुछ पूछना चाहिए, ऐसा बिल्कुल ये मत सोचना कि भाई आज हमारी पहली क्लास है हमें पूछने का हक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ या ये क्या है, पूछ सकते हैं, आपको हक है। अब दी इंक्लाइंड प्लेन, और हमने यहाँ पे कुछ पहले से कंसीडर कर रखा था पुराने वाले क्लास में। हमने क्या कंसीडर किया था, कंसीडर ये किया था कि ये जो वेलोसिटी हमने डाल रखी है ना u, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से अल्फा एंगल पे था, ये हमने मान रखा था कंसीडर पहले ही, समझ गए बात को, अल्फा एंगल पे था, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी का एंगल है इस एक्सिस से, ये वाला एक्सिस से ये एंगल था बीटा, क्या यही मान रखे थे क्या, ना ये नहीं मान रखे थे। हमने ये मान रखा था कि ये जो प्लेन है वो प्लेन का एंगल इससे बीटा है, ये हमने मान रखा था, ये हमने पहले से कंसीडर कर रखा था बिल्कुल। और यहाँ पे आपको सुविधा असुविधा ना हो उसके लिए हमने आपको ये पहले बता दिया था कि भाई आप ना इसी को x मानना, इसको x मत मानना, इसको x मत मानना,
किसे एक्स मानना, क्योंकि भाई हमने क्या सीखा है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल सीखा है ना, तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग यहीं पे खड़े हैं, तो भाई यहीं पे खड़े हैं तो नॉर्मल चीजें, ये हमारे लिए एक्स होगा और ये हमारे लिए वाई होगा, टेंशन ही सारा खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? हमने अपने सुविधा अनुसार एक्स और वाई को कंसीडर कर लिया, तो भाई ये वाला एक्स लेना है और ये वाला उसके 90 पे कितना होता है, वाई होता है। क्लियर? और एक और चीजें समझो, वेक्टर में एक टर्म आता है जिसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर मान लो एक्स एक्सिस है और ये मान लो वाई एक्सिस है, समझना बाबू, और मान लो ये कोई वेक्टर है, मान लो आर, कोई भी वेक्टर है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, कोई भी वेक्टर है, अगर ये वेक्टर एक्स से थीटा एंगल पे है, कोई भी एंगल पे है, तो इसका इस डायरेक्शन में कुछ वैल्यू होता है और उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं इसका एक्स कंपोनेंट। क्या कहते हैं? इसका एक्स कंपोनेंट, ऐसे लिखा जाता है और ये वैल्यू होता है वेक्टर इंटू कॉस थीटा, वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अभी फिलहाल इतना समझ लो। और इसका वाई डायरेक्शन में भी कुछ वैल्यू होता है जिसको हम लोग कहते हैं इसका वाई कंपोनेंट, और जो कि होता है वेक्टर इंटू साइन थीटा। अभी फिलहाल बस इतना समझ लो, भरोसा कर लो, गलत नहीं बता रहे, सही बता रहे, बस इतना मान लो। अब अगर यहाँ पे हमारे पास u होगा, वेक्टर के तौर पे हमारे पास वेलोसिटी है, बात मत करो, वेक्टर के तौर पे अगर हमारे पास u है तो क्या होगा, ux होगा, और ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और ये क्या होगा, uy होगा, और ये क्या हो जाएगा, u sin थीटा। कोई दिक्कत आई बात समझ में? वेरी गुड। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि सबके कंपोनेंट तोड़ रखे थे। यहाँ पे इस u का x के अलोंग ux और इस u का y के अलोंग uy, तो हमने इसके अलोंग डाल रखा है ये ux। अब बोलो सर ये एंगल कितना है, तुम ही बताओ बाबू, तुम ही बताओ, तुम ही बताना। ये एंगल हम पूछ रहे हैं, ये एंगल है तुम्हारा बीटा, जिसे पूछेंगे वो बताएगा। ये एंगल बीटा है और ये कंप्लीट एंगल, ये 90 नहीं है, ये 90 नहीं है, और ये पूरा एंगल है अल्फा। तो ये बताओ करण कुमार, ये एंगल कितना होगा? वेरी गुड, ये एंगल कितना होगा, अल्फा माइनस बीटा। सिंपल सी बात है, अगर ये एंगल मान लो 70 डिग्री है और ये एंगल अगर मान लो 20 डिग्री है, तो ये वैल्यू कितना होगा, 50। आई बात समझिए, टोटल में से इतना माइनस करोगे, और यहाँ पे यही एंगल दिख रहा है तुम्हें, ये एंगल का वैल्यू कितना है, ये टोटल अल्फा था, ये टोटल अल्फा था और ये बीटा है, तो इसको कह सकते हैं ये एंगल अल्फा माइनस बीटा होगा बाबू, बोलो। तो अब देखो u cos थीटा, मतलब थीटा के प्लेस पे यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा। आई बात समझ में? हमें पता है कि u क्या होता है, u cos थीटा होता है। तो भाई थीटा तो यहाँ पे थीटा तो है नहीं ना, यहाँ पे क्या है, u cos अल्फा माइनस बीटा। समझ पाए ux का वैल्यू। और यहाँ पे क्या होगा, इसके 90 पे y के अलोंग दिख रहा है, यहाँ पे एक इसका y कंपोनेंट होगा, बिल्कुल u का y कंपोनेंट 90 पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाता है ये, और ये क्या होता है uy, और आपको पता है कि uy क्या होता है, u sin थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या है, अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा आपका u sin अल्फा माइनस बीटा। आई बात समझ में? बिल्कुल। अब हमने क्या किया था, एक चीजें और समझनी है आपको। देखो जी का नाम सुने हैं, जी स्मॉल जी नाम सुना है कभी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं इसे, जूनियर जी है ये, पता है ना? पहले आता था, अरे आता था तो देखा किसी ने जूनियर जी सीरियल? अरे अभी जैसा बालवीर आता है ना, जिस तरह का बालवीर आता था ना, उसी तरह का जूनियर जी आता था, काफी फेवरेट था, मतलब बच्चों के लिए एकदम जूनियर जी आता था। शक्तिमान के टाइम में, शक्तिमान के बाद उस टाइम चंद्रकांता चला करता था रात में। हाँ, आप लोग भी चंद्रकांता देखे हैं, इसका मतलब चंद्रकांता आप लोग भी देखे हैं, इसका मतलब हम ज्यादा बूढ़े नहीं हुए, मतलब बहुत पुराना सीरियल है चंद्रकांता। चंद्रकांता आता था, शक्तिमान आता था, शक्तिमान बंद हुआ, उसके बाद आर्यमान आया। आर्यमान उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, मुकेश खन्ना का ही था आर्यमान, तलवार वाला था, लाइट निकलता था उसके तलवार से, आर्यमान वाला यानी विजिबल था, बस लाइट होता था, लेकिन ज्यादा पॉपुलर नहीं चला था। शक्तिमान बहुत ज्यादा चला था, ठीक है। और लास्ट में शक्तिमान में होता था छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वो बहुत सीख देने वाली होती थी, अच्छी बातें बताई जाती थी। बीच बीच में हम भी बताएंगे कभी, मतलब कंसेप्ट वाली छोटी छोटी मगर मोटी बातें।
ये जूनियर जी है। जूनियर जी आता था, एक बड़ा मतलब आधे घंटे का सीरियल होता था, सैटरडे को दोपहर में आता था। सैटरडे को दोपहर में आता था आपको लगभग 2 बजे, शायद 2 या 2:30 बजे, क्योंकि जैसे ही जूनियर जी खत्म होता था नेपाली चैनल से मूवी देती थी शनिवार को। याद है किसी को? नेपाल, इधर तो नेपाली वाला चैनल आता है, उसमें हिंदी मूवी देती थी बस शनिवार को, हर सैटरडे को 2:45 पे, यानी कि नेपाल के घड़ी के अकॉर्डिंग 3 बजे। और उससे पहले जूनियर जी देता था, तो हम लोग जूनियर जी भी देखते थे और उस पे 3 घंटे की मूवी भी चलती थी नेपाली चैनल पे, टीवी वाली चैनल पे। ठीक है, एकदम हाँ, मतलब वीक में सैटरडे का वेट करते थे, एकदम नहा धो के फ्रेश होके एकदम तैयार होके सैटरडे का वेट करते थे, 2 बजेगा जाएंगे मूवी देखने। और अभी तो लाइट नहीं था, बैटरी वगैरह चार्ज करवा के देखना होता था, तो कभी कभी बैटरी डाउन हो जाती थी, तो क्या करते थे कि बस टीवी का पिक्चर, आपने देखा ब्लैक एंड व्हाइट, जब बैटरी डाउन हो जाती है टीवी का पिक्चर छोटा हो जाता है, देखा आपने? हाँ, तो उस छोटे पिक्चर पे भी जैसे ही मूवी खत्म होती चुट्टा निकालते, तब तक अब प्रचार दे रहा है, तब तक बैठो। फिर जब टाइम हो जाता था चुट्टा लगाते थे, फिर छोटे पिक्चर पे मतलब थोड़ा मैनेज करके मूवी पुरा देते थे किसी तरह। जूनियर जी बहुत अच्छा सीरियल होता था। इसको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं बाबू, ठीक है। और ये हमेशा एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सॉरी सेंटर ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई यहाँ पे आपके लिए तो एक्स ये हो गया, समझो ए, और आपके लिए वाई तो इधर हो गया। अब ये देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई ना जी ना एक्स की तरफ लग रहा है ना वाई की तरफ लग रहा है, तो आपको नहीं लग रहा है कि जी ना थोड़ा सा एक्स में भी जा रहा होगा और थोड़ा सा वाई में भी जा रहा होगा? क्योंकि देखो ये जी वेक्टर हो गया, जी का अपोजिट, इसको माइनस जी कह सकते हो, तो ये जी का कुछ वैल्यू एक्स में भी और कुछ वैल्यू वाई में भी। बिल्कुल, इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का हेल्प लेते हैं इसमें, और इसको तोड़ा जाता है कुछ ऐसे, इसके कंपोनेंट बनाते हैं। अगर ये एंगल कुछ हो, जैसे ये एंगल कितना था, कितना है? अरे भाई बोलो, ये एंगल कितना है? प्लेन वाला बीटा है, ये एंगल, सॉरी ये एंगल दिख रहा है, ये प्लेन है ना, ये प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल, इसके बीच का एंगल कितना है? बीटा है ना। बोलो, ये एंगल अगर बीटा हो तो ज्योमेट्री से ये एंगल भी बीटा हो जाता है। आई बात समझ में? तो वेक्टर का बोले थे जिसके साथ थीटा हो तो वेक्टर इंटू कॉस थीटा, तो ये आएगा आपका वेक्टर कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है? थीटा। और इस डायरेक्शन में इसका वैल्यू होता है वेक्टर इंटू साइन थीटा, तो वेक्टर कौन है? जी, और साइन थीटा, थीटा के प्लेस पे कौन है? थीटा। आई बात समझ में? अब बोलो x के अलोंग हमें जी लेना है, तो जी तो हमें x के अपोजिट आया है, तो भाई अगर उसके डायरेक्शन में लेना है तो क्या करें? बस माइनस लगा दो, माइनस जी साइन थीटा, और इसको कहा जाता है ax, यानी एक्सेलरेशन अलोंग x। कितना होगा? माइनस जी साइन बीटा। इसका यूज करेंगे अभी हम, इसलिए बता रहे हैं। और भाई y के अलोंग तो जी आया नहीं, y के अपोजिट आया है, y से रूठा हुआ है, तो जब भी y से रूठा हो और अगर इसे मनाना हो तो माइनस लगा दो। आई बात समझ में? मान जाएगा, मतलब ये ए वाई आ जाएगा कितना? माइनस जी सॉरी जी कॉस बीटा। बात मत करो, आई बात समझ में? तो ए वाई कितना होता है हमारे पास? जी कॉस बीटा अब दी प्लेन में, समझा ना? अब दी प्लेन में माइनस जी कॉस बीटा, और ए एक्स कितना होगा? माइनस जी साइन बीटा। कोई दिक्कत? हाँ, तो ये चीजें हम यहाँ पे नोट करने वाले हैं, क्योंकि इसका बार बार यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग कचरा जमा नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज और बताओ, ये यू एक्स यू के एक्स के डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए साइन इसका पॉजिटिव है। वाई वाई के डायरेक्शन में ही है, इसलिए इसका साइन पॉजिटिव है। अब क्या क्या तुम्हें लिखना है, इसको कहते हैं हम लोग इसका जन्म पतड़ी। होता है ना, कुंडली वगैरह बनाना होता है तो कुछ बेसिक चीजें के बेसिस पे चीजें तैयार होती है। तो प्रोजेक्टाइल में सारी चीजें 4 बेसिक चीजों पे तैयार होगी। कौन कौन सी? एक यू एक्स कितना है? बोलो, यू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाबू, और ए एक्स, और ए एक्स बोलो तो कितना आया था? माइनस जी साइन बीटा। एक एक्स वाला हुआ, मान लो ये लड़का का कुंडली हुआ और दूसरा लड़की का कुंडली, यू वाई, दोनों का कुंडली मिलान करना पड़ेगा ना। तो यू वाई कितना आ गया? यू वाई बोलो, यू साइन
अल्फा माइनस बीटा, और ए वाई कितना आया था, माइनस जी कॉस बीटा। बस यही कुंडली है इसकी, कुंडली मिल गई, कहानी खत्म। अब यही बेसिक चीजें हैं प्रोजेक्टाइल की, ये आना चाहिए तुम्हें बनाने, मतलब कुंडली बनाने आना चाहिए, मिलन तो होगा ही, है ना। बस ये तुम्हें आना चाहिए। और अभी तक जितने भी प्रोजेक्टाइल हमने करे हैं ना, बस ये चीजें निकाल लो, सारी कहानी खत्म। क्योंकि पूरी कहानी तैयार होती है 3 फॉर्मूलों पे, और ये 3 फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बताओ कौन कौन सा था। एक था V इक्वल टू यू प्लस टी, सबको याद होगा, है ना। जिसको याद नहीं है समझ लो कि इसका जिंदगी बर्बाद। भाई ये तो चीजें हमें बचपन से सिखाई जाती है, क्लास 6-7 से। हाँ, अगर आपने नहीं पढ़ाई करी तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ एक बात है, ये चीजें हमने यहाँ पे सिखाई है क्लास 11th में। ये जो डेरिवेशन है ना, ये हमने क्लास 11th में सिखाई है, हाँ या ना। भाई कम से कम बोल तो दो, लोग मान लेगा ना। या ऐसे अवेलेबल है, आप देख लेना, उसमें ये डेरिवेशन करवाए हैं, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है। पहला, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आई बात समझ में। अब यही 3 मेन फॉर्मूला है जिसपे इसकी कुंडली को मिलानी होती है। जैसे देखो, अगर तुम चाहोगे कि भाई ये हम y x में लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, vx बराबर ux प्लस ax इंटू टी, x में बन गया। y में बनाना चाहोगे तो vy इक्वल टू uy प्लस ay टी। बस वैल्यू, अब तुम देखो vy का भी वैल्यू यहाँ पे निकलेगा, uy का वैल्यू पता है, ay का वैल्यू पता है, t गिवन होगा तो भाई vy निकल आएगा। अब तुम चाहोगे भाई s निकालना, s निकालना चाहते हो x में, x के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट बनाया, तो s इन x क्या होगा, u इन x t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। अब चाहते हो कि भाई हम डिस्प्लेसमेंट y में बनाएं, तो y में बनाए तो सारा इक्वेशन कौन सा पुट करोगे, y वाला, uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। देखो x में कहानी बन गई, y में कहानी बन गई। उसके बाद चाहते हैं कि भाई ये वाला इक्वेशन हम x के लिए लिखें, तो कोई दिक्कत नहीं है, vx स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2ax इंटू xx। बोलो, और तुम चाहते हो कि यही यही वाली कहानी हम लोग y में लिखें, तो भाई vy स्क्वायर इक्वल टू u y स्क्वायर प्लस 2ay इंटू s इन y। बन गई कहानी, हो गया। यही हम लोग करते हैं, बस इसको फॉलो करते हैं, x में सारा काम करते हैं, y में सारा काम करते हैं, सारी कहानी कंप्लीट हो जाती है। अभी देखना करेंगे, आई बात समझ में। तो यही है बेसिक चीजें, क्लियर, बिल्कुल। ये सब करवा चुके हैं, वैसे ये सब पहले नहीं बताए थे, अभी बता दिए, क्या फर्क पड़ता है। समझ गए। तो अप दी प्लेन में इनकी जरूरत हमें पड़ी थी, और इसके बेसिस पे हमने करा था एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला था हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का। इसको मिटा दें, क्योंकि ये लिखने वाली चीजें हम लोगों ने लिख ली थी, यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। जिसकी जरूरत थी वो हमने यहाँ पे कर लिया। और इसी देखा ना आपने, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, तो वहां पे t आया था ना, तो वो t हम लोग निकाले थे वैल्यू पुट करके, u का, a का, g का, t का, सबका वैल्यू पुट करके t आया था। और वो t कितना आया था, ये t आया था, दिस t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये होता था, बोलो जल्दी, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाय g कॉस बीटा आया था। ये आया था टाइम ऑफ फ्लाइट। जब वो t कैलकुलेट किए थे तो ये t आया था, सॉल्व करने के बाद इक्वेशन को ये t आया था। क्लियर है, वेरी गुड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग करेंगे आगे, अब हम लोग करेंगे, अगला टॉपिक होगा इसमें रेंज कैलकुलेट करना है, ठीक है। रेंज तो आज कर ही लेंगे चाहे जो हो जाए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहीं कॉपी में लिख लें क्या, यहाँ लिख लेते हैं।
जरूरत पड़ेगी इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट की, मिटाएंगे इसे। यहाँ पे t बराबर 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाय g कॉस बीटा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आया था। बोर्ड के लिए नहीं है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहता है ये टॉपिक ज्यादातर, लेकिन समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा होगा। मतलब कैसे हुआ वो नहीं समझ में आ रहा है, हो क्या रहा है ये तो समझ में आ रहा है ना, बस हो तो गया। यही तो समझना होता है कि हो क्या रहा है। बहुत बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि आखिर चल क्या रहा है। फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पता है ना। आओ अब रेंज की बात कर याद करो हमने आपको रेंज के बारे में क्या बताया था। रेंज क्या होता है कि भाई हॉरिजॉन्टल में जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल होता है, तो बताओ हॉरिजॉन्टल कहाँ है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल यहाँ है आपका, ये है हॉरिजॉन्टल। हमने बोला ना कि हॉरिजॉन्टल किसे मान रखा है हमने, भाई हॉरिजॉन्टल हमने इसे मान रखा है ये। तो यहां से यहां तक का जो भी डिस्टेंस होगा वो रेंज कहलाएगा। लग जाएगा। ये है मान लो ओ, ठीक है। ये ओ है मान लो, और ये मान लो बी है, और ये मान लो सी है। तो आपके लिए जो रेंज होगा वो एक्चुअल में रेंज है क्या, यहाँ पे बी ओ बी। टारगेट है हमारा ओ बी फाइंड करना, नहीं, अगला टारगेट होगा हमारा रेंज फाइंड करना। रेंज फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक टफ वाला और एक आसान वाला। कौन सा सीखना चाहोगे? टफ वाला पहले सिखाएंगे, आसान वाला तो तुम लोग खुद ही कर लोगे, है ना। जो नहीं कर पाओगे वो ना हम बताएंगे। रेंज यहाँ पे पहले ये समझ में आया कि यहाँ पे रेंज है कौन, यहाँ पे रेंज कौन है, ओ बी, यानी हमारा पर्पस है ओ बी फाइंड करना। आई बात समझ में। एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, सुनना, राइट एंगल ट्रायंगल हो और ये एंगल अगर मान लो आपको पता हो, सुनना, ओ बी सॉरी ओ सी बी अगर पता हो, तो क्या आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय कौन सा बेस। आई बात समझ में, पक्का ना। साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे पी बाय एच, क्या होगा पी सी बाय ओ बी। आई बात समझ में। कॉस थीटा क्या होगा ओ सी बाय ओ बी। अब देखो यहाँ पे तुम किसी भी पर्पस हमारा है ओ बी फाइंड करना। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू में से अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, बोलोगे सर कहाँ है, भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ना भाई। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें ये लेंथ फाइंड करना है, किसी तरह से ये लेंथ निकाल लें और ये लेंथ निकाल लें, तो पाइथागोरस लगा के भी कर सकते हैं हम लोग, या साइन थीटा कॉस थीटा से भी कर सकते हैं। अगर मान लो ये थीटा पता है, अगर किसी तरह से कोई एक भी वैल्यू निकाल ले, तो साइन थीटा कॉस थीटा लगा के वो भी निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। आई बात समझ में। तो ये आसान वाला तरीका था, बोलो नहीं, यही है वो टफ वाला तरीका। आसान वाला तो बिल्कुल आसान था, उसमें बस कैलकुलेशन था, ये टेक्निकल है। तो अभी टारगेट हमारा क्या है, टारगेट है ओबी को अचीव करना। तरीका है कि कोई एक साइड निकाल लें। चलो आप हमें ये बताओ, क्या आपको यू एक्स पता है? हाँ पता है। तो क्या हम लोग ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस निकालना है, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू इस डायरेक्शन का टाइम अगर कर लें, तो क्या इस डायरेक्शन में ट्रेवल की गई वेलोसिटी, सॉरी डिस्टेंस नहीं आएगा, फिर से सुनो। आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, अगर एक्सेलरेशन ना हो तो, और अगर एक्सेलरेशन है तो यूटी एटी, हाँ है। आई बात समझ में। जो भी, तो अगर इस डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालना हो तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी पता होनी चाहिए और इस डायरेक्शन का टाइम पता होना चाहिए। बिल्कुल टाइम पता है, यहां से यहां तक आने में ही तो ये टाइम लगा है, यहां से यहां तक आने में ही तो इतना टाइम लगा है, ये टाइम तो आपको पता है। आई बात समझ में, वेरी गुड। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को क्या लिखते थे, याद है, यू एक्स, अभी तो लिखे थे। तो भाई हम लिख सकते हैं यू एक्स, कौन सा
यू एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास, बोलो बोलो। हाँ कौन सा, रुक जाओ। हाँ सुनो बाबू, एक बात बताओ, ये ओसी है, यहां पे देखो और आसान इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है और ये एंगल है आपका, ध्यान दो, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना था बाबू, अल्फा था, याद है। यहां से ये एंगल अल्फा था और ये बीटा था, तब नहीं अल्फा माइनस बीटा हुआ। ये एंगल कितना था, अल्फा था। ये है यू। अगर हम इसे एक्स माने, सुन जाओ, अगर हम इसे एक्स माने तो यहां कहीं वाई होगा। तो अगर हम इसे x माने तो क्या हम इसे लिख सकते हैं कि इधर इस u का वैल्यू कितना होगा, u cos थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या होगा, अल्फा। हम यहाँ पे ux नहीं लिख रहे हैं, हम लोग uh लिख रहे हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल के अलाउंग, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे uh लिखना चाहें तो क्या कह सकते हैं, बोलो बोलो, u cos अल्फा इंटू टी। अरे मनीष कुमार, इस डायरेक्शन में टाइम है, सॉरी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, नहीं ना होता है। आप लोग मत सुनिए, मतलब नहीं होता है, क्यों नहीं होता है कारण बाद में बताएंगे। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है, जी का इफेक्ट इस डायरेक्शन में नहीं होता है, ये समझ लो, इसीलिए सीधा यूटी चलेगा। बोलो आई बात समझ में। तो डायरेक्ट यहां से ओसी निकल आएगा, देखो कैसे, यू एच क्या है समझ गए, यू एच है बाबू इस डायरेक्शन में यू एच, ये वाला। हम लोगों ने ओसी कैलकुलेट किया है, कोशिश कर रहे हैं कि ओसी कैलकुलेट करें, समझ पाए, बोलो, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर हम ओसी कैलकुलेट करना चाहें, ओसी में तो ओसी डायरेक्शन की स्पीड और ओसी डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस। एक बात बताओ, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, सुनो, यस, यहां से यहां तक पहुंचने में भी यही टाइम लगा है। कैसे, देखो ये टाइम है यहां से यहां तक जाने में, इसका मतलब अगर इसका वर्टिकल डिस्टेंस देखो तो इतना ही वर्टिकल, भाई इसमें ये इतना गया, लेकिन अगर इस हॉरिजॉन्टल की बात करें तो भाई हॉरिजॉन्टल में तो यही तक पहुंचा ना, इतने ही टाइम में ना, बोलो, वेरी गुड। तो बताओ डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, वेरी गुड। स्पीड कितना है, अच्छा सॉरी ये तो स्पीड था ना, ये तो u cos ना, स्पीड कितना है इस डायरेक्शन में, u cos अल्फा, और टाइम कितना लगा है, t। नहीं समझे, बोलो वैष्णवी, नहीं समझे, नहीं समझे, यस सर की समझ गए, यस सर, हाँ। अरे भाई डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम किए हैं, आई बात समझ में, बोलो स्पीड का वैल्यू पता है u cos अल्फा और टाइम का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या लिखोगे, 2u sin अल्फा माइनस बीटा बाय g cos बीटा, यही आएगा आपका ओसी। देखो ओसी आ गया, अब अल्फा पे थीटा बीटा पता है, ये वाला कंपोनेंट नहीं, सीधा हम लोग ये निकाल लेंगे, ये समझ पाए, बोलो, 2 मिनट, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पड़ेगी क्या ना, चल इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा हम थोड़ा स्पीड में सॉल्व कर देते हैं। अगर इसको सॉल्व करोगे जरा देखो तो u इंटू यू स्क्वायर होगा, बोलो 2u स्क्वायर कॉस अल्फा इंटू साइन, भाई बोलो अल्फा माइनस बीटा बाय जी कॉस बीटा, आई बात समझ में। ये क्या आया, ओसी आया, ओसी आया। भाई आपको अब निकालना क्या है, रेंज, रेंज का मतलब क्या है, ओबी, बोलो क्या ओबी को हम लोग लिख सकते हैं, देखो अभी जस्ट तुमने बोला था कि सर कॉस थीटा बराबर क्या बोला था, याद है, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच,
बी बाय एच, मतलब ओ सी बाय ओ बी बोला था। अब बोलो यहाँ पे ये थीटा कौन सा थीटा है, कौन बताएगा? थीटा की जगह पे क्या रखोगे? अल्फा माइनस बीटा। जल्दी बोलो ना भाई। थीटा की जगह पे बीटा। एक्चुअल में ये क्या है? कॉस बीटा है ना? ट्रायंगल बना के दिखाएं? देखो ये वाला ट्रायंगल है तुम्हारा, ये वाला, ये एंगल बीटा, ये ओ, ये सी और ये बी। कॉस बीटा लगाओगे यहाँ पे, बोलो कॉस बीटा बराबर क्या होगा? इसके बाद छापना भी है, इसके बाद छापना भी है, उससे पहले नहीं, ये वाला छापोगे ना। हाँ, कॉस बीटा क्या करोगे? कॉस बीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसके लिए बेस क्या होगा? ओसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ओबी। तो प्यारे बच्चों ये बताइए, यहां से आप ओबी बराबर लिख सकते हैं ओसी बाय कॉस बीटा, आया ना? लिख सकते हैं ओबी बराबर ओसी बाय कॉस बीटा, बोलो वेरी गुड। तो क्या हमें ओबी चाहिए? हाँ। ओसी का वैल्यू पता है? हाँ, कितना? 2u स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा। फॉर्मूला याद नहीं रखना है, इस चक्कर में मत पड़ना, याद रहोगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। याद ही रखना है, तरीका समझना है, बस करते कैसे हैं। यहाँ पे एक भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ठीक है? तो फिर बीच बीच में सर फॉर्मूला पूछ लेते हैं, है ना? नहीं, जो पूछते हैं वो याद होना चाहिए, रह जाए तो बढ़िया, नहीं तो तरीका तो सिखा चुके हैं। तो ये हो गया, और कितना था? जी कॉस बीटा, बस। और भी कॉस बीटा एक एक्स्ट्रा आया ना, और भी कॉस बीटा आया, वेरी गुड। कॉस बीटा अगेन, तो क्या हो गया? कॉस बीटा का स्क्वायर, कॉस बीटा का स्क्वायर आया ना रे? हाँ आया, वेरी गुड। तो ये आर बराबर यहां से रिजल्ट क्या आया? सॉल्व करो इसे, 2u स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये है रेंज का फॉर्मूला। लेकिन कहानी अभी यहीं तक खत्म नहीं हुई है, इसके बाद साइन ए माइनस बी यानी साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तब ये जाके आगे सॉल्व होगा, तब ये जाके आगे सॉल्व होगा। यहां तक छापा सबने? यहां तक छापा सबने? बस लास्ट रिजल्ट लिख देते हैं। तो हमारे पास आर क्या आया है? बोलो बाबू, आर आया है 2u स्क्वायर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। देखो यहाँ पे है क्या कि ये यहीं तक हो गया, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया जाता है, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा? देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हुआ है, ये फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी का। आप लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति में, जो बच्चे मैथ लिए हैं, और जो नहीं लिए हैं वो फिर भी सीखेंगे अभी। हाँ, ये तो मैथ में भी यही लिखा जाएगा, अभी भी यही लिख रहे हैं, है ना? हाँ, फॉर्मूला इसका होता है 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाय 2। ये होता है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। आई बात समझ में? अब ये यहां पे लगा, कैसे लगाते हैं ना, देखो यहां पे देखो 2 है, 2 दिख रहा है कहीं पे? यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। साइन, ये इसको मान लेते हैं हम लोग साइन, इसको थीटा माने, 2 साइन थीटा इंटू कॉस कुछ और, यहाँ पे देखो कॉस अल्फा भी है। तो यहाँ पे अगर आप इसको कंपेयर करो यहाँ से, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? हम रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस लिख रहे हैं। हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल टू, यस, आर इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी कॉस बीटा का कॉस स्क्वायर बीटा। ये टर्म यहां से हटा लिए। अब देखो 2 को मिक्स कर देंगे हम लोग, 2 को हम लोग मिक्स करेंगे, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस कॉस अल्फा। अब जरा तुम ध्यान से देखो, यहां पे क्या है? अल्फा माइनस बीटा ये वाला फॉर्मेट, और अल्फा ये वाला फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट है, तो यहां पे यही चलेगा।
समझ गए। और जब इसको सॉल्व करके लिखा जाता है तो क्या हम इसे ये लिख सकते हैं, r इक्वल टू यू स्क्वायर, सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा लिख रहे हैं, इसको लिखेंगे ये वाला साइन, बोलो ना 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा, माइनस साइन बीटा। कैसे हुआ, रहने दो, अरे इसी को सॉल्व करके हुआ है, बाद में बता देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हें तुम्हारा फाइनल रिजल्ट ये आया, समझ गए, वेरी गुड। रेंज का ये फाइनल फॉर्मूला अप दी प्लेन में याद नहीं रहेगा, क्या रखना भी नहीं है, तरीका समझ में आया। अप दी प्लेन में रेंज कैसे निकालेंगे, अब अगला टॉपिक इस पे कुछ डिस्कशन होगा, रेंज मैक्सिमम मिनिमम थोड़ा एनालिसिस इस पे करेंगे, उसके बाद डाउन दी प्लेन कल टॉपिक खत्म, ठीक, उसके बाद सवाल, क्लियर है। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल, फिर इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।